हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मांगा स्टाइनर। आज का एपिसोड सबसे इमोशनल एपिसोड है जो मैंने अभी तक कवर किया है। नास की पूरी बैक स्टोरी, एक भाई का प्यार और एक लॉस जिसने नास को तोड़ के रख दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते सीधे एपिसोड 16 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फिर नास अपना पास्ट बताते हुए कहता है, अगर कोई चीज मेरे लिए मजेदार नहीं होती तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं करता था। जितना मुझे याद है मैंने हमेशा सिर्फ बुरे काम ही करे थे, लेकिन मेरा छोटा भाई बिल्कुल मेरा उल्टा था। वो हर किसी से प्यार करता था और हर कोई उससे प्यार करता था। वो किसी अनजान इंसान के लिए भी अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था, बिल्कुल उसके मैजिक एट्रीब्यूट की तरह। वो लाइट था। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन फिर भी किसी को भी हमें देखकर कभी यकीन नहीं होता था कि हम दोनों जुड़वा भाई है। मेरे भाई को लेकर मेरे दिल में क्या था, खैर इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं। जब मुझे मेरा ग्रीनमोर मिला उसी वक्त के आसपास मैंने एक ऐसे फोन के बारे में सुना जो बहुत ही अजीब और डरावने मैजिक का इस्तेमाल करता था। सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से मैं उससे मिलने चला गया और वो बंदा काफी वाइल्ड था। और फिर हम यंग यामी को देखते हैं। वो फुल एटीट्यूड में बोलता है, ओए क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी छोकरे, लड़ना है क्या? नास फिर अपने पास्ट की बातें कंटिन्यू करता है और शायद हमारे मैजिक एट्रीब्यूट्स भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इसीलिए हम दोनों की अजीब तरह से अच्छी बनने लगी। हम दोनों मिलकर काफी सारे पंगे लेते थे, लेकिन जानबूझकर हम इतने छोटे मोटे पंगे लेते ताकि मैजिक नाइट्स हमें पकड़ ना सके। और लगभग 6 महीने बाद एक अजीब इत्तेफाक से वो बंदा और मेरा भाई दोनों ग्रेट डियर ब्रिगेड मैजिक नाइट स्कोर में शामिल हो गए। मुझे लगा यामी जैसे आदमी का मैजिक नाइट बनना तो नामुमकिन होगा, लेकिन मेरा भाई तो किसी से भी आसानी से घुल मिल जाता था और उन दोनों की भी तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो गई। शायद मेरे भाई की वजह से ही यामी भी धीरे धीरे उस ब्रिगेड में अपने घर जैसा महसूस करने लगा। मेरा भाई कहता था कि यामी और मैं काफी हद तक एक जैसे हैं और ये सिर्फ हमारी मैजिक की वजह से नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर मॉर्गन नास से कहता है, बड़े भाई तुम्हारे अंदर मैजिक का सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है। फिर नास आगे कंटिन्यू करता है, और जब भी वो मुझसे ऐसा कहता वो मुझे मैजिक नाइट ज्वाइन करने के लिए मनाने की कोशिश करता। उफ, कितना परेशान करता था मुझे। जब हम 18 साल के हुए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया। फिर नास अपने माँ बाप से बोलता है, अब मुझे लेक्चर देने का वक्त आ गया है क्या? यार क्या आप लोग ये भूल नहीं सकते कि मैं बड़ा बेटा हूँ और मेरी जगह मॉर्गन को फैमिली का टाइटल इनहेरिट करने दो। लेकिन उसका बाप मना करते हुए बोलता है, नहीं, फर्स्ट हाउस का वारिस तुम ही बनोगे नास। और ये सुनकर नास हैरान था कि आखिर उसका बाप एक निकम्मे को अपना वारिस क्यों चुन रहा है। एंड फिर उसका बाप अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करते हुए बोलता है, शैडो मैजिक इनविटेशन फ्रॉम डार्क गार्डन। बेटा हमारे परिवार ने पीढ़ियों से डेविल्स की स्टडी करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और तुम्हें भी वही मैजिक, वही जुनून विरासत में मिला है। अपने बाप का मैजिक देखकर नास के पसीने छूट गए। फिर वो आगे अपना पास्ट कंटिन्यू करता है। उस भयानक लेकिन खूबसूरत और अनजान से टेम्पटेशन के सामने मेरा बदन कांप उठा, मेरा दिल बेचैन हो गया और मेरे अंदर एक ऐसा रोमांच जाग उठा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मेरे अंदर की वो अंधेरी फितरत खुशी से झूम उठी। फर्स्ट परिवार में असल में मैं ही सबसे ज्यादा फिट बैठता था और मॉर्गन उस परिवार की भीड़ में एक अलग ही शख्स था, बिल्कुल जैसे सफेद भेड़ों के बीच में काला भेड़। मैजिक नाइट्स में मॉर्गन और यामी लाइट और डार्क मैजिक की एक जबरदस्त जोड़ी बन गए और वही दूसरी तरफ मैंने खुद को डेविल्स की स्टडी में पूरी तरह झोंक दिया और मेरे अंदर इस काम के लिए कमाल का टैलेंट था। इस सीन में नास अपने डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहा है और उनकी पावर को मास्टर कर रहा है। एंड तभी उसका बाप बहुत सारे मैजिक गार्ड्स के साथ वहाँ आता है और बोलता है, इतनी जल्दी तुमने 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनकी पावर को भी इतनी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया, तुम तो सच में जीनियस हो नास्त। फिर वो एक ब्रेसलेट जैसा रेलिक निकाल कर बोलता है, तुम शायद इस डेविल से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अंडरवर्ल्ड पर 3 डेविल्स का राज है, ग्रेविटी, टाइम और स्पेस डेविल्स का, और जो डेविल्स उनका साथ देते हैं उनमें से एक है सुप्रीम डेविल लूसीफूगस।
ये सुनकर नास शॉक्ड होके बोला, सुप्रीम डेविल, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड तभी मॉर्गन बोलता है, ऐसा मत करो बड़े भाई। वो भेष बदलकर उन घास के बीच में छुपा हुआ था। उसे देखकर उसके माँ बाप हैरान होके बोले, मॉर्गन तुम यहाँ कैसे आए? मॉर्गन अपने माँ बाप को समझाते हुए कहता है, मॉम डैड, फॉरबिडन मैजिक एक क्राइम है और मैं एक मैजिक नाइट हूँ। मैं इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर उसका बाप उससे पूछता है, बेटा मॉर्गन, इस बारे में तुम कब से जानते थे? फिर मॉर्गन आगे कहता है, वो सबसे बड़ी बात, ये बहुत खतरनाक है और कुछ भी। लेकिन तभी नास्ट अपनी सिगरेट मुंह से फेंक के बोलता है, खतरनाक? इसी में तो मजा है छोटे। फिर वो ब्रेसलेट पहनते हुए बोलता है, सुप्रीम डेविल, ये नाम ही कितना जबरदस्त है। जिंदगी में ऐसा थ्रिल होना ही चाहिए छोटे। तुम और मैं बिल्कुल अलग है। मॉर्गन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं बड़े भाई। लेकिन नास्ट बिल्कुल नहीं रुका और बोला, आज इसी वक्त मैं अपनी लिमिट्स सरपास कर दूंगा। समन। एंड उसके समन बोलते ही लूसीफूगस वहाँ अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर नास की फटके चार हो गई। वो डर के मारे बोलता है, रिचुअल को उसकी पावर को सप्रेस करना चाहिए था। तो फिर ये मैजिक आखिर है क्या? एंड तुरंत लूसीफूगस नास के माँ बाप और सारे गार्ड्स पर अटैक कर देता है। एंड धीरे धीरे उन सबकी बॉडी इवेपोराइज होने लगती है। एंड कुछ ही पलों में वो सब वेपोराइज्ड हो गए, भाई कंप्लीटली गायब। और ये देखकर नास पैनिक होके बोलता है, जिस इंसान ने ये रिचुअल शुरू करा उसको छोड़कर वो बाकी सब पर हमला कर रहा है। मेरी बॉडी हिल ही नहीं रही है। ये सुप्रीम डेविल ऐसी चीज है जिसके साथ हमें कभी पंगा नहीं लेना चाहिए था। एंड तभी मॉर्गन तेजी में आके नास का ब्रेसलेट वाला हाथ पकड़ता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर नास बोलता है, मॉर्गन ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो मन में सोचता है, उस डेविल से जुड़ा हुआ रैलिक, वो इसे तोड़कर रिचुअल को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है। फिर नास मॉर्गन को मना करते हुए कहता है, ऐसा मत करो मेरे भाई, किसी तीसरे शख्स का इंटरफेयर करना आखिर कितना बड़ा रिस्क पैदा करेगा। लेकिन मॉर्गन उसे तोड़ देता है और रैलिक के टूटते ही लूसीफूगस भी गायब हो गया। लेकिन रिचुअल को इंटरफेयर करने का अंजाम मॉर्गन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इस प्रोसेस में वो ग्रेवली इंजर्ड हो गया। नास मॉर्गन को अपनी गोद में लेके बोलता है, मॉर्गन नहीं मॉर्गन। फिर मॉर्गन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोलता है, मुझे पता था कि मेरा परिवार फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन मैंने मैजिक नाइट्स को रिपोर्ट नहीं किया। शायद ये उसी का अंजाम है। नास रोते हुए बोलता है, बेवकूफ कहेंगे, आखिर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मॉर्गन बोलता है, मेरा सपना था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, बड़े भाई, और किंगडम की शांति को प्रोटेक्ट करूं, शैडो और लाइट के मैजिक नाइट्स बनकर। और इसीलिए मैं। और ये बोलते ही मॉर्गन ने दम तोड़ दिया। अपने गोद में अपने छोटे भाई की लाश देखकर नास्ट कंप्लीटली टूट गया। वो उसे पुकारता रहा, मॉर्गन, ओए मॉर्गन, अपनी आंखें खोल मेरे भाई। तुम एक नेक इंसान की जीती जागती मिसाल थे, इतने सीधे, इतने रोशनी से भरे कि मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाता था। तुम बिल्कुल वैसे ही थे। और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता था। चाहे मैं खुद कभी रोशनी ना बन सका, मैं चाहता था कि तुम चमकते रहो। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मुझे लगता जैसे मैं तुम्हारी रोशनी को गंदा कर रहा हूँ। एंड फिर उसके इमोशंस एक्सप्लोड हो गए एंड वो जोर से चीख पड़ा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे भाई को बचा लो। मरना तो मुझे चाहिए, उसे नहीं। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। गॉड्स प्लीज मेरे भाई को बचा लो। लेकिन तभी नास की अंतरात्मा उससे कहती है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी बकवास मत करो। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हारा मन कहता था, और अब जब तुम मुसीबत में फंस गए तो गॉड से हेल्प की भीख मांग रहे हो। मुझे ये सब बात मत सुना, बेवकूफ। आखिर कौन अपने पूरे होशो हवास में तुम जैसे घिनौने इंसान को बचाएगा? सच में यार, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। और फिर सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ नास मन में कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूँगा। एंड गाइज, ये वही सीन है जो हमने नोएल और बाकी सभी मैजिक नाइट्स की एंट्री के बाद देखा था। नास इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय आइस एंड फायर, और उसकी बॉडी में बहुत सारी आइस रॉड्स भी घुसी पड़ी है। फिर नास उन डेविल से बोलता है, मैं तुम्हारे गुनाहों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें किसी भी नेक इंसान को हाथ लगाने से पहले ही मार डालूंगा। डैम इट, मैंने कभी नहीं
सोचा था कि मैं ये बात दोबारा कहूँगा, लेकिन मैं आज इसी वक्त अपनी लिमिट सरपास कर दूंगा। तो दोस्तों, ये था नास्ट फोस्ट का असली दर्द। एक भाई जो सिर्फ उसकी वजह से मारा गया, एक नेक इंसान एक बुरे इंसान की गलतियों का अंजाम भोगता हुआ, और यही वो फायर है जो नास्ट को आज भी जिंदा रखती है। गाइस, ये एपिसोड ब्लैक क्लोवर का सबसे इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपसे न्यू एपिसोड मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।